Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start with a new chapter, Natural Vegetation and Wildlife. 7th क्लास का 6th चैप्टर है. इसके बारे में हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landforms and natural vegetations as the bus climbed higher and higher. The deep jungle of the foothills comprising antique slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noted blooms of bright flowers on tall trees. These were the rhododendron. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grasses and snow in some places. यानी कि सलीमा जो है अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत अधिक उत्साहित थी. वह अपने जो है क्लासमेट्स के साथ में हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली देखने गई थी. उसे सब याद था. बस जैसे जैसे चढ़ाई पर चढ़ रही थी तो जो स्थला करती थी और जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल वेजिटेशंस के बदलते रूपों को देखकर बहुत हैरान हो रही थी. फुट हिल्स में यानी कि जो गिरिपाद हैं में स्थित सांगवान और जो साल के घने और धीरे धीरे अदृश्य होते गए तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों और शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखाई देने लगे. सी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरस ट्रीज यानी कि उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे. उसका ध्यान किस पर गया? लंबे वृक्षों पर जो खिले लाल लाल फूलों पर गया उसका ध्यान. ठीक है, यानी कि लाल लाल जो फूल खिल रहे थे उसका ध्यान उस पर गया. वे रोडोडेंड्रोन के फूल थे. मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास तथा कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी. आगे देखिए. फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशंस वी समराइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ अ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशंस. With the change in height and climate change and that changes natural vegetations, the growth of the vegetations depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. यानी कि जो सलीमा है उसने जो ऑब्जर्व किया था उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं. ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन आता है. वनस्पति की वृद्धि नमी और तापमान पर निर्भर करती है. इसके अतिरिक्त यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है. आगे देखिए. आमतौर पर क्या देखा गया है कि वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है. नेचुरल वेजिटेशंस इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. यानी कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है. फर्स्ट वन है फॉरेस्ट which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forest are grown. यानी कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और पूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर खुले और सघन वन विकसित होते हैं. आगे देखिए. इसमें सेकंड जो हमारा है वो है ग्रासलैंड. थर्ड वन है श्रब्स. ग्रासलैंड में क्या बताया कि जो घास स्थल विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन यानी कि जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं. श्रब यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ. थोर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ और झाड़ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं. आगे देखिए. इसमें Salima was sharing her experience of Himalayan trips with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observations of the variety of vegetations in different parts of the different continents. He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid regions, and many more. Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetations which one can see while moving from the equator of the polar region. सलीमा ने हिमालय की यात्रा का अपना जो अनुभव है वो अपने पिता को बताया. उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे. उन्होंने भी सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले अनेकों प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया. उन्होंने रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में भी जानकारी दी. सलीमा समझ गई कि हिमालय क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं.
आगे देखिए, द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस occur mainly because of the changes of climate conditions. Let us get to know the different types of natural vegetations of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there. प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? क्लाइमेट है, देखिए जलवायु का बदलाव है। ठीक है, हम विश्व की विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण और वहां पर पाए जाने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें फॉरेस्ट में देखिए वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इनमें हम क्या पढ़ेंगे? दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दीज थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर and close to the tropic. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. As there is no particular dry seasons, the tree do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. इन वनों में क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इन वनों को वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के निकट पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। देखिए इसमें पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के निकट पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। इन्हें सदाबहार वन इसीलिए कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वनों के अंदर पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है। या इसकी जो कास्ट है, दृढ़ कास्ट वृक्ष जैसे इसमें आमतौर पर पाए जाती हैं। दृढ़ कास्ट वृक्ष जैसे आबनूस है, रोजवुड है, महोगनी आदि पाए जाते हैं। आगे देखिए इसमें ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. The hardwood trees found in these forests are salteak, neem and sesame. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and construction material. Tiger, lion, elephants, langurs and monkeys are the common animal of these regions. देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन वे वन होते हैं जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, जो भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में प्राय मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में सागवान, साल, शीशम और नीम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर बनाने के लिए, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हाथी है, शेर है, बाघ, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि पाए जाते हैं। आगे देखिए इसमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या पढ़ेंगे? द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स. दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स. In southeast USA, South China and southeast Brazil, they comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus. शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये सामान्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील और दक्षिण चीन। यहाँ चीड़, यूकलिप्टस जैसे मुलायम और दृढ़ दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन। As we go towards higher latitude, there are more temperate deciduous forests. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolves are the animals commonly found. Birds like pheasant, monals are also found here. यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती वन कौन से वन होते हैं? उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, न्यूजीलैंड, चीन,
चिली और पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो ऐश, ब्रॉज और बीच आदि। लोमड़ी, हिरण, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। मोनाल तथा फिजेंट जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। आगे देखिए इसमें मेडिटेरियन वेजिटेशंस, भूमध्य सागरीय वनस्पति। You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. The west and southwest margin of the continents are different. They have Mediterranean vegetations. It is mostly found in the area around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia. Hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean regions in California in the USA, Southwest Africa, साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। देखिए मतलब महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण, सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये अधिकतर अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया के भूमध्य सागर के समीपवर्ती प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इनका यह नाम पड़ा। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. Citrus fruits such as orange, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. यानी कि इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ऋतु और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के सिट्रस फल पैदा किए जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ के वनों को साफ कर दिया और यहाँ पर वन्य जीवन कम है। आगे देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। In the higher latitude 50 degree to 70 degree of northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. These are also called as taiga. These forests are also seen in the higher altitude. These are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance. They are tall, softwood, evergreen trees. The wood of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing papers and newsprints. Matchboxes and packing boxes are also made from softwood. Cheer, pine, kedar are important variety of trees in these forests. Silver fox, mink, polar bears are the common animals found here. देखिए शंकुधारी वनों में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों का प्रयोग लुगदी बनाने में किया जाता है जो अखबारी तथा सामान्य कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग पैकिंग और माचिस के बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। देवदार, चीड़ आदि इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। मिंक, रजत, लोमड़ी, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। आगे देखिए ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। घासस्थल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय घासस्थल। These occur on either side of the equator and extend till the tropics. These vegetations grow in the area of moderate to low amount of rainfall. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. Savanna grasslands of Africa are of this type. Elephants, zebras, giraffes, deers, leopards are common in tropical grasslands. यानी कि ये वन भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति जो है अल्प से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह काफ़ी ऊंची लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घासस्थल इसी का एक उदाहरण है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घासस्थल में जिराफ, हिरण, हाथी, जेबरा, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। आगे देखिए इसमें आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब होता है शीतोष्ण घासस्थल। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। वाइल्ड बफेलोज, बिसन, एंटीलोप आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन्स। बाइसन है ये। These are found in the
mid-latitudinal zones. These are found in the mid-latitudinal zones and in the interior part of the continents. Usually grass. Here is short and nutritious. Wild buffaloes, bisons, antelopes are common in the temperate regions. यानी कि शीतोष्ण घास स्थल क्या होती है? ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर कैसी होती है? पौष्टिक और छोटी होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में जंगली भैंस, एंटीलोप, बाइसन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए थॉर्नी बुशेस मतलब कटीली झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट रीजन्स. Tropical desert are located in the western margin of continents. The vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat. Identify the desert regions in the world map. Can you name the Great Desert of India? Name some of the common animals of the desert which you have learnt earlier. देखिए थॉर्नी बुशेस. दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट. ये झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं. उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं. बहुत कम वर्षा और तेज गर्मी के कारण यहाँ की वनस्पतियों की कमी रहती है. और if you reach the polar region, you will find the place extremely cold. The growth of natural vegetations is very limited here. Only mosses, lichens and very small shrubs are found here. It grow during the very short summer. This is called tundra type of vegetations. This vegetation is found in the polar area of Europe, Asia and North America. The animals have thick fur and thick skins to protect themselves from the cold climatic conditions. Seal, walrus, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here. यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको बहुत ही ठंडा लगेगा. यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है. यहाँ केवल लाइकेन, काई और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं. ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं. इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं. ये वनस्पतियाँ एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं. यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटी चमड़ी, मोटा फर होता है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं. यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं वॉलरस, सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी. ठीक है, आगे देखिए इसमें. Salima's father showed her some photographs of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that peoples were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that local people wanted their land for agriculture and settlement, so they cleared up the forest. Salima started wondering, if all forests are cleared, then where will the wildlife go? Will the forest take its original shape again? If people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapors, timbers, fruits, nuts available in future? यानी कि सलीमा के पिता ने उसे कुछ सघन वनों के चित्र दिखाए. कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे थे. उसके पिता ने उसे बताया कि स्थानीय लोग आवास और कृषि के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया. सलीमा ये बात सुनकर के सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन फिर से वैसे ही बन पाएंगे? यदि लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, लकड़ी, जलवाष्प, मेवे, फल आदि मिल पाएंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.